देखिए, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एवं विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो संयुक्त मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में, विभिन्न यूनिवर्सिटियों के एंट्रेंस में ये काफ़ी वेटेज रखता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूएन चार्टर के कुछ मेन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हुए इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएन चार्टर की स्थापना कब, कहाँ और कैसे हुई और इसका जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले 25 अप्रैल 1945 में विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में एकत्र होकर लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ जो 25 जून 1945 तक चला, जिसमें 26 जून को 50 राष्ट्रों ने 19 अध्याय वाले एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए जो 24 अक्टूबर 1945 को किए थे। यानी 24 अक्टूबर 1945 को ये यूएन चार्टर जो था ये बनकर तैयार हुआ और इसी दिन यानी 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि 24 अक्टूबर को जो एक देश था बाकी हाँ, भारत जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत जो इसका सदस्य देश कब बना। तो भारत इसका सदस्य देश 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर करके बना। वही पोलैंड देश था जो 26 जून 1945 को हस्ताक्षर नहीं कर पाया था। यानी 26 जून 1945 को बाकी राष्ट्रों ने सब ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन पोलैंड में इलेक्शन चल रहा था, इसलिए वहाँ पोलैंड जो है वहाँ का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए वो उस दिन हस्ताक्षर नहीं कर पाया था। तो पोलैंड जो है 15 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर के पर सिग्नेचर करके उसका मूल सदस्यता प्राप्त की। यानी मूल सदस्यता पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को प्राप्त की थी। पूछ लेता है कभी कभी कि पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए। तो पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को किए थे। वही हम बात करते हैं बाकी राज्यों ने जो है 26 जून 1945 को कर दिए थे, लेकिन पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को किया था। वहीं भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को किए थे और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल 1 जो बात करता है वो आत्मनिर्णय का सिद्धांत बात करता है। तो इसमें कुछ जो इसकी मार्जिनल नोट्स है वो लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना के मुख्य उद्देश्य। यानी आर्टिकल जो बात करता है वो संयुक्त राष्ट्र के जो स्थापना के उद्देश्य थे, यानी इस चार्टर को बनाने के जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे। तो वो 4 उद्देश्य दिए गए हैं आर्टिकल 1 में। तो यहाँ से पूछ लेता है सब क्लॉज पूछ लेता है। तो हम बात करते हैं बारी बारी से सब क्लॉज की। तो जिसमें आर्टिकल 1 जो है वो बात कर अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। वही नेक्स्ट क्लॉज यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 2 बात करता है राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। वही नेक्स्ट बात करता है क्लॉज 3 सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्रों को केंद्र के रूप में विकसित करना। यानी संयुक्त राष्ट्र को केंद्र के रूप में विकसित करने की बात करता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3। वही आर्टिकल 1 क्लॉज 4 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, यानी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है आर्टिकल 1 क्लॉज 4। वही नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल यानी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करता है आर्टिकल 2। यानी आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2 जो बात करता है वो बात करता है कि इसके इम्पोर्टेंट सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या है। तो आर्टिकल 2 में जो है 7 सिद्धांत दिए गए हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि आर्टिकल 2 में कितने खंडों में विभाजित है। तो आर्टिकल 2 जो है 7 खंडों में विभाजित है। तो जिसके 7 खंडों के बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। खंड आर्टिकल 2 क्लॉज 1 में दे रखा है सभी सदस्यों की संप्रभुता एवं समानता का सिद्धांत। यानी संप्रभुता और समानता की बात करता है आर्टिकल 2 क्लॉज 1। वही आर्टिकल 2 क्लॉज 2 बात करता है समुदायों द्वारा सद्भावना से अपने मत दायित्वों को पूरा करने की। वही नेक्स्ट 2 क्लॉज 3 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इस तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे से संबंधित आर्टिकल कौन सा है यूएन चार्टर का। तो दे देगा अनुच्छेद 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3, 2 क्लॉज 4। तो ये 2 क्लॉज 3 बात करता है। यानी 2 क्लॉज 3 जो बात करता है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों से संबंध शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की बात करता है।
वहीं नेक्स्ट है यानी खंड 4 है, सदस्यों द्वारा पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। वहीं खंड 5 बात करता है सभी सदस्यों द्वारा यूएन की कार्यवाही में सभी प्रकार की सहायता देना। वहीं खंड 6 बात करता है गैर सदस्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करना। खंड 7 बात करता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना, यानी घरेलू क्षेत्राधिकारिता का सिद्धांत से संबंधित आर्टिकल 2 क्लॉज 7 है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट वो हैं खंड, तो 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 3, 4, 6 और 7, यानी 1 में दिया है संप्रभुता एवं समानता, 3 में दिया है विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा, 4 में दिया गया है पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत, 6 में दिया गया गैर सदस्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करना, 7 में दिया गया घरेलू अधिकारिता से संबंधित सिद्धांत। तो इन खंडों को अच्छे से पढ़कर जाना और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 2। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और अनुच्छेद की। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 4 है वो बात करता है किसी राज्य के सदस्य बनने से संबंधित समस्त प्रावधान जो दिए गए हैं वो बात करता है आर्टिकल 4। वही आर्टिकल 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 और 6 पूछ लेता है। 5 में दिया गया है निलंबन और 6 में दिया गया है निष्कासन। तो इतना वर्ड याद करना रखना। निलंबन की जो बात करता है यानी सदस्य राष्ट्रों के निलंबन की जो बात करता है वो यूएन चार्टर का आर्टिकल 5 बात करता है। वहीं सदस्य राष्ट्रों की जो निष्कासन की बात करता है वो आर्टिकल 6 बात करता है। तो और जो है निष्कासन की जो क्रिया होगी वो सदस्य राज्यों का निष्कासन जो होगा वो महासभा को 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, जो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 बात करता है। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की। तो आर्टिकल 7 जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 7 क्लॉज 1 जो बात करता है वो बात करता है कि जो यूएन चार्टर के जो मतलब अंग हैं जो पार्ट हैं वो क्या है। तो पार्टों का वर्गीकरण जो किया गया है वो अनुच्छेद 7 क्लॉज 1 में किया गया है, जिसमें 6 मुख्य अंग हैं यानी यूएनओ के 6 प्रमुख अंग दे रखे हैं, जिसमें पहले नंबर पर महासभा, दूसरे पर सुरक्षा परिषद, तीसरे पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथे पर न्यासीता परिषद, 5वें पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय। यानी ये 6 इसके यूएनओ के प्रमुख अंग हैं। जो मानव अधिकारों के प्रमुख अंग हैं वो आर्टिकल 7 क्लॉज 1 में दिए गए हैं। तो ये याद रखना। कभी कभी इनका सीरियल भी लेता है कि सीरियल से जैसे कौन सा पहले है कौन सा बाद में, पूछ लेगा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासीता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय और सबसे लास्ट में सचिवालय। तो इसका सीरियल भी याद रखना। तो ये 8 साल में दिया गया है। वहीं फिर बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र के कुछ विशिष्ट अंग, यानी संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अंग क्या हैं। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लेता कि टोटल विशिष्ट अंग कितने हैं। तो टोटल 17 विशिष्ट अंग हैं, जिसमें कभी कभी पूछ लेता है जो WTO है वो यूएनओ का यानी यूएनओ का जो है सही विशिष्ट अंग नहीं है। तो याद रखना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है यूएनओ का विशिष्ट अंग नहीं है। मैं बताता हूँ विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये यूएनओ का विशिष्ट अंग है या नहीं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सारे विशिष्ट अंग हैं। तो बारी बारी से मैं बताता हूँ 17 के 17 जो हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ILO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। वही फिर नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, जो शॉर्ट में बोलते हैं FAO, जिसका मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो यूनेस्को है, शॉर्ट में बोलते हैं यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस में है। वही नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। वहीं विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका मुख्यालय DC वाशिंगटन में है। वही नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसका वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, इसका भी वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी वाशिंगटन DC में। वही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका मुख्यालय। वही नेक्स्ट है सार्वभौमिक डाक संघ, ये बहुत पूछता है कि सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये बर्न स्विट्जरलैंड में है। वही नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वही नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान
उसका मुख्यालय यूट्रे में है। वही पूछता है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका मुख्यालय रोम में। वही नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा, इसका मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में है मुख्यालय। वहीं मैंने बताया था मानव अधिकार आयोग, ये मतलब ये जो अभी बताए थे सारे विशिष्ट संगठन हैं किसके, यूएनओ के। तो ये 17 के 17 विशिष्ट संगठन हैं, इनमें से कोई एक दे देगा कि कौन सा विशिष्ट संगठन है, तो आपके लिए इनमें से एक लगाना है। वहीं नेक्स्ट जो दिया है कि कौन नहीं है, तो मानव अधिकार आयोग विशिष्ट अंग नहीं है। और जो है WTO भी विशिष्ट अंग नहीं है। तो WTO और मानव अधिकार आयोग ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये विशिष्ट अंग हैं या नहीं, तो ये दोनों विशिष्ट अंग नहीं हैं। वहीं हम नेक्स्ट कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। जो UN चार्टर का आर्टिकल 7 है, उसमें जो है सारे के सारे जो 6 अंग दिए गए हैं UN के, उन 6 अंगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा कि कौन सा अंग किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। महासभा आर्टिकल 9 में डिफाइन है, मतलब प्रावधान जो दिया गया है महासभा का, पूछ लेता है कि कहाँ दिया गया है। तो UN चार्टर के आर्टिकल 9 में दिया गया है, जिसे विश्व की संसद बोलते हैं। दूसरा नाम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक देश के अधिकतम जो प्रतिनिधि हैं पूछ लेता है कितने हो सकते हैं, यानी महासभा में एक देश के प्रतिनिधि मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। वहीं सुरक्षा परिषद में 1 प्रतिनिधि होता है और महासभा में मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं। और वही जो है इसके कार्यकाल की बात करें, महासभा के सदस्य के कार्यकाल होता है 1 वर्ष तक। और जो है जो महासभा है वो बजट पर विचार करती है आर्टिकल 17 में। सदस्यों का निष्कासन के लिए जो बहुमत प्रदान किया जाता है वो आर्टिकल 18(2) में किया जाता है। और दिया गया है महासभा के मतदान की प्रक्रिया आर्टिकल 18 में दी गई है। वहीं 6 जून 2024 को जो अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, यानी सुरक्षा परिषद के। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद आर्टिकल 23 में दिया गया है। और जो आर्टिकल 23 से 60 तक, UN चार्टर का आर्टिकल 23 से 60 तक जो है इसका प्रोविज़न दिया गया है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखना अस्थायी सदस्यों की संख्या है अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10, स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। तो जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्थायी सदस्यों में याद रखना ABFRC, यानी ABFRC होती है मोबाइल में, तो इससे याद रखना ABFRC। A से हो गया अमेरिका, B से हो गया ब्रिटेन, F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रूस, C से हो गया चीन, यानी ABFRC। FRC मोबाइल में होती है और ABCD होती हैं, तो याद रखना ABFRC। A से हो गया अमेरिका, B से हो गया ब्रिटेन, और F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रूस, C से हो गया चाइना। तो ये जो है इसके स्थायी सदस्य देश हैं। वही हम बात करते हैं इसके अस्थायी सदस्य देशों की। तो जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो 10 होते हैं, जिसमें से अभी जो 5 सदस्य चुने गए हैं 6 जून 2024 को चुने गए हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं। तो वो हैं डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। तो याद रखना ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और ये पूछ भी सकता है एग्जाम में कि अस्थायी सदस्य देश जो अभी चुने गए हैं सुरक्षा परिषद के, वो 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं, या एक नाम दे देगा, 3 अदर नाम दे देगा, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा सदस्य देश अभी जो है 1 जनवरी जो 2025 से होगा, जो 6 जून 2024 को चुने गए हैं वो कौन है। तो याद रखना डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ये 5 सदस्य देश हैं जो अभी चुने गए हैं। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो है सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। भारत 8वीं बार सदस्य देश बना था सुरक्षा परिषद का। वहीं 1965 में जो सदस्यों की संख्या थी वो 11 थी, उसे बढ़ाकर 1965 में 15 किया गया था। और आर्टिकल 27 जो बात करता है UN चार्टर का, वो वीटो पावर की बात करता है। वीटो पावर जो है स्थायी सदस्यों के पास है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। पूछ लेता है कभी कभी कि अब तक कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था, 265 बार किया गया है। रूस ने सबसे अधिक
वीटो पावर का इस्तेमाल किया, यानी 125 बार रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। वही आर्टिकल 51 जो बात करता है वो आत्मरक्षा के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 55 जो बात करता है आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो यूएन के सदस्य थे, हाँ हम बात करते हैं फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से पहले मैं यूएन की बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। तो याद रखना कि महासचिव यानी महासचिव या अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव या अध्यक्ष जो वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा अंग्रेजी, फ्रांसी, अरबी, चीनी और रूसी, स्पेनी। तो ये इसकी भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। वहीं इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 इसके सदस्य देश हैं। 193वां जो सदस्य देश बना था वो दक्षिणी सूडान बना था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि 193वां सदस्य देश कौन बना था, तो वो दक्षिणी सूडान बना था। और टोटल 193 सदस्य देश हैं। और एक चीज़ और, यूएन चार्टर में अगर अध्याय और अनुच्छेद की बात करें तो यूएन चार्टर में 19 अध्याय हैं, 111 अनुच्छेद हैं। तो ये भी याद रखना। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो संरचना का प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। और 61 से 72 तक इसका प्रावधान है। इसको डिफाइन किया गया 61 में। वहीं स्थापना इसकी हुई थी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 1945 में। सदस्य देश हैं टोटल में 54 यानी 54। निर्वाचन इनका करती है महासभा। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रति वर्ष महासभा करती है, यानी प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और ये 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 68 जो बात करता है परिषद की कमीशन स्थापित करने की शक्ति की बात करता है। वही हम बात करते हैं न्यासीता परिषद की। तो न्यासीता परिषद अध्याय 13 में दिया गया है। न्यासीता परिषद की संरचना आर्टिकल 86 में दी गई है। 86 से 91 तक इसका प्रावधान है। न्यासीता परिषद का जो सदस्य थे वो 12 सदस्य थे। अंतिम न्यासी सदस्य जो देश था वो पिलाऊ द्वीप था। परिषद जो न्यासीता परिषद है ये वर्तमान में जो एक्टिव नहीं है। इसकी जो समाप्ति थी वो नवंबर 1994 में हो गई थी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इसके 4 प्रबंधनकर्ता देश थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके यानी ब्रिटेन और अमेरिका थे। वहीं हम फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो प्रावधान है वो इसकी संरचना आर्टिकल 92 में दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक जो भारतीय न्यायाधीश रहे हैं, सबसे पहले थे BN राव जो 1952 में थे। दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो 1973 से 1988 तक रहे थे। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, चलो मैं नेक्स्ट पहले बात करता हूँ। फर्स्ट थे BN राव, सेकंड थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, थर्ड थे रघुनंदन पाठक, फोर्थ हैं वर्तमान में भी हैं दलवीर भंडारी जो 2027 तक हैं। दूसरा कार्यकाल उनका 2018 से 2027 तक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम सदस्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तब तो थे BN राव, 1952 में बने थे। वहीं अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, भारतीय न्यायाधीश जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रथम अध्यक्ष रहे थे, तो वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे जो 1985 से 88 के कार्यकाल में बने थे। यानी प्रथम न्यायाधीश की बात की जाए तो BN राव और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो याद रखना, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहता है। वहीं हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। तो पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पूछ लेता है हेग, नीदरलैंड में है। वहीं इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति गेरेरो थे।
यानी पूछ लेता है। वो प्रथम अध्यक्ष भारतीय थे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, और मतलब टोटल मिलाकर तो उसमें थे न्यायमूर्ति गैरेरो। वही जो है इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। चुनाव सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा किया जाता है। भाषा इसकी याद रखना फ्रेंच और अंग्रेजी है। पूछ लेता है कि न्यायालय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा क्या है, तो फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायाधीशों की गढ़ पूर्ति पूछ लेता है कि न्यायाधीशों की गढ़ पूर्ति कितने न्यायाधीशों से मिलकर होती है, तो 9 न्यायाधीशों से होती है। वहीं पूछ लेता है निर्णय पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो निर्णय पर हस्ताक्षर होते हैं अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार के, जो आर्टिकल 58 में प्रावधान दिया गया है। यानी निर्णय पर हस्ताक्षर करता है अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो उसके निर्णयों पर हस्ताक्षर अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के होते हैं, यानी निबंधक के होते हैं। निबंधक हिंदी में लिखा आ जाता है कि अध्यक्ष और निबंधक के, तो याद रखना। वहीं निर्णय की जो बाध्यता किस पर होती है, तो उसी वाद के पक्षकारों तक ही सीमित है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय हैं वो केवल उसी वाद में जो पक्षकार हैं उन्हीं पर ही बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है किसी पर भी बाध्यकारी हो। वहीं मैंने बता ही दिया कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो सदस्य थे वो बेनेगल नरसिम्हा राव थे, यानी BN राव। और प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, जो 1973 में सदस्य बने थे। वहीं पद से हटाए जाने की बात करें तो शेष न्यायाधीशों की सर्वसम्मति द्वारा हटाया जा सकता है। प्रथम भारतीय महिला जज की बात करें तो रोजलिन हिंगिस थी, यानी प्रथम महिला जज जो रही थी वो रोजलिन हिंगिस रही थी। वर्तमान भारतीय जज जो हैं वो दलवीर भंडारी हैं, जो 2018 से 2027 तक उनका कार्यकाल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 11 मार्च 2003 को हुई थी। परिवर्तन तिथि 1 जुलाई 2002 है। पूछ लेता है परिवर्तन तिथि क्या है, तो 1 जुलाई 2002 है। वहीं हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें जो न्यायाधीश हैं वो 18 न्यायाधीश होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो इसमें जो है 18 न्यायाधीश हैं, जिसमें 11 मेल 7 फीमेल होते हैं। यानी ये क्राइटेरिया दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जो न्यायाधीशों का क्राइटेरिया है उसमें 11 न्यायाधीश मेल यानी पुरुष होंगे, और वहीं 7 न्यायाधीश फीमेल यानी स्त्री महिला होंगे। वहीं इनका भी कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और इस मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने प्रथम गिरफ्तारी वारंट कब जारी किया था, तो ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने प्रथम बार गिरफ्तारी वारंट कब जारी किया था, तो ये 2005 में किया था। और ये अधिकतम सज़ा 30 वर्ष तक दे सकता है। वर्तमान सदस्य संख्या मतलब देशों की जो सदस्य संख्या है जो आपराधिक न्यायालय के समर्थन में है वो 121 देश हैं। और वहीं जो है इसके निर्णयों को जो सुरक्षा परिषद है वो लागू करवाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्णयों को जो लागू करवाती है वो कौन सी, जो अंतर्राष्ट्रीय UN चार्टर की बॉडी है, तो वो नागरिक एवं सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू कराती है। वहीं हम बात करते हैं कुछ और प्रोविज़न जो इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, UN यानी UDHR से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यानी UDHR है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मानव अधिकारों का प्रथम प्रयास यानी मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है। तो वैसे तो मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में बना था, लेकिन मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा UDHR को बोला जाता है। यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा की गई थी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि UDHR कब बनकर तैयार हुआ, तो ये 10 दिसंबर 1948 को बना था। UDHR में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो 10 दिसंबर 1948 इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं ये बात करता है
ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला है सामान्य अधिकार, जो आर्टिकल 1 से 2 तक दिया गया है। वही सेकंड पार्ट है सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, जो आर्टिकल 3 से 21 तक दिया गया है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, सिविल एवं राजनीतिक अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये अनुच्छेद 3 से 21 तक है। वहीं बात करता है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, तो ये आर्टिकल 22 से 27 तक हैं। वहीं फिर फोर्थ में विविध अधिकार दे रखे हैं, जो 28 से 30 तक दे रखे हैं। तो आइए हम कुछ अनुच्छेद हैं जो पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ से जो अनुच्छेद हैं हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 से। तो अनुच्छेद 3 जो है वो बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। 4 जो बात करता है दासता, गुलामी का प्रतिषेध की। और 5 जो बात करता है किसी के साथ भी क्रूरता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। 6 बात करता है महिला पुरुष थर्ड जेंडर सबके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। 7 बात करता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही प्रोविज़न आर्टिकल 7 यूडीएचआर का है। नेक्स्ट बात करता है संवैधानिक अधिकारों का उपचार, यानी यूडीएचआर का जो आर्टिकल 8 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 9 यूडीएचआर की। तो ये बात करता है मनमानी तरह से गिरफ्तारी पर निषेध। वहीं नेक्स्ट अनुच्छेद 10 जो बात करता है वो निष्पक्ष सुनवाई और सार्वजनिक सुनवाई, यानी न्याय प्राप्त करने का अधिकार, आर्टिकल 10 में दे रखा है। आर्टिकल 11 यानी 11 में दे रखा आधारभूत मानव अधिकार और कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। वही आर्टिकल 12 से याद करने का तरीका है कि एक मतलब बना लेते हैं, जैसे एक लड़की अनमैरिड एक लड़का, कहीं दोनों आपस में बात करते हैं तो वो प्लान बनाते हैं, जैसे कोई भी है तो उसके लिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों लिव इन में भी रह रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे मतलब राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार है उन दोनों का। तो बात करते हैं कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की ये बात करता है आर्टिकल 14, यानी निजता मिलेगी उन्हें। नेक्स्ट आर्टिकल 13 बात करता है देश में बस जाने, यानी कहीं भी आने जाने निजता मिल गई। फिर जो वो कहीं भी आ जा सकते हैं या किसी भी देश में बस सकते हैं। वहीं आर्टिकल 14 बात करता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है नागरिकता का अधिकार, यानी किसी भी देश की नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 12 बात करता है उनकी प्राइवेसी की, यानी राइट टू प्राइवेसी मिली उन्हें आर्टिकल 12 में। 13 में देश में बसे और कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर 14 में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भी जा सकते हैं। 15 में नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा उनके लिए किसी भी देश का। 16 सबको विवाह करने का अधिकार, यानी उनको फिर राइट टू मैरिज भी प्राप्त हो जाएगा। 17 में राइट टू प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो जाएगा, यानी संपत्ति का अधिकार। 18 में धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 19 में बोलने की स्वतंत्रता मिल जाएगी उनके लिए, जब धर्म की आज़ादी मिल गई तो बोलने की भी स्वतंत्रता मिल गई। तो आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। वहीं आर्टिकल 20 है शांतिपूर्ण सभा करने का भी अधिकार मिल जाएगा। आर्टिकल 21 देश के शासन में भाग लेने का अधिकार मिल जाएगा, यानी जहाँ वो रहने लगते हैं वहाँ के देश के शासन में भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 22 बात करता है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 23 बात करता है बेरोजगारी से संरक्षण का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन, कम वेतन पाने वाले का वेतन पाने का अधिकार। तो ये आर्टिकल 23 बात करता है। वहीं आर्टिकल 24 बात करता है काम के दौरान आराम करने का अधिकार, छुट्टी पाने का अधिकार। वहीं नेक्स्ट आर्टिकल 25 बात करता है जीवन का मानक प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 26 बात करता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 27 बात करता है वैज्ञानिक उन्नति को प्राप्त करने का अधिकार। वहीं फिर बात करते हैं कुछ प्रसंविधा, यानी जो है प्रसंविधाएँ दी गई हैं जो हैं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। तो इसकी लागू तिथि जो है वो 23 मार्च 1976 है, यानी ICCPR और ICESCR जो है ये बनी थी दोनों 1966 में, लेकिन इनकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो दोनों की अलग अलग है। जैसे हम बात करें नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, तो ये 23 मार्च 1976 को लागू हुई। वहीं हम बात करते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, तो ये 3 जनवरी 1976 को लागू हुई।
वहीं जो है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 27 सितंबर 1993 में बना। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद 16 जून 2006 में बनी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8 जनवरी 1994 में लागू हुआ, यानी प्रवृत्ति थी इसकी प्रवृत्ति थी जो थी प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट जो डेट थी वो 28 सितंबर 1993 थी। मानव अधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में हुआ जो 1968 में हुआ। तो वहीं हम नेक्स्ट कुछ बात करते हैं इससे संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत दिए गए हैं आर्टिकल 38 में, तो याद रखना जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं वो यूएन चार्टर के आर्टिकल 38 में दिए गए हैं, जिसमें कुछ क्लॉज दी गई हैं आर्टिकल 38 की। 38(1)A में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधियाँ। 38(1)B में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ। 31C में 1C में दिया गया सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधियों के सामान्य नियम। 38 क्लॉज 1D में दिया गया न्यायिक निर्णय तथा भाष्यकारों की कीर्तियाँ। तो ये इसके अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत जो है आर्टिकल 38(1) में दिए गए हैं, तो इसके लिए याद रखना। वहीं बात करते हैं मान्यता दो प्रकार की होती है, विधिक मान्यता, तथ्यहीन मान्यता। विधिक मान्यता स्थायी होती है, तथ्यहीन मान्यता अस्थायी होती है। वहीं इस कुछ पूछ लेते हैं निर्माणात्मक मान्यता के समर्थक हैं ओपेनहाइम, हीगल, एंजिलोटी, हॉलैंड और लॉटरपैट। घोषणात्मक के समर्थक हैं हॉल, ब्रायली, फिशर, पिंट, कोवेट और वैगनर। तो इसके लिए याद रखना। वहीं हम कुछ इम्पोर्टेंट केस की बात करते हैं। तो हाँ, मान्यता से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जैसे टोबार सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत। तो टोबार और मुनरो दोनों मान्यता से संबंधित हैं। सिस्टमसन का जो सिद्धांत है ये भी मान्यता से संबंधित है। और वहीं हम कुछ महत्वपूर्ण केस की बात करते हैं जिसमें कोलंबिया वर्सेस पेरू 1951 का केस है, जिसे दूसरे नाम से हेयर डिलर टोरेवाद या आश्रयवाद के नाम से जानते हैं। तो इतना याद रखना, पूछ लेता है कि कोलंबिया वर्सेस पेरू का जो केस है वो किस नाम से जाना जाता है। तो हेयर डिलर टोरेवाद, या पूछ लेगा हेयर डिलर टोरेवाद जो आश्रय से संबंधित है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो कोलंबिया तथा पेरू के नाम से जाना जाता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस जो नॉर्वे वर्सेस डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो है मैक्सिमम केस जो है इसमें यही पूछता है कि ये जो केस है दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसकी जो तिथि है वो क्या है। तो ईस्टर्न वर्सेस ग्रीनलैंड नॉर्वे वर्सेस डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं फिशरीज केस या एंग्लो नॉर्वेरियन केस जो 1951 में आया, ये भी आश्रय से संबंधित है। वहीं बात करते हैं प्रीवियरवाद यानी थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये विबंधन का सामान्य सिद्धांत लागू हुआ था इसमें। तो इसमें मंदिर के स्वामित्व से संबंधित बात की गई थी। वहीं अबू सलेम अब्दुल क्यूरी अंसारी वर्सेस CBI 2013 का केस है, प्रत्यार्पण से संबंधित है। वही कर्फ्यू चैनल वाद यानी कर्फ्यू चैनल वाद पूछ लेता है कि इसका दूसरा क्या नाम है। तो कर्फ्यू चैनल वाद का दूसरा नाम है ब्रिटेन वर्सेस अल्बानिया, यानी कर्फ्यू चैनल वाद जो 1949 का है जिसका दूसरा नाम ब्रिटेन वर्सेस अल्बानिया है। नेक्स्ट है आर वर्सेस कैन जो राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि पर अधिभावी होगी। पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि पर अधिभावी होगी यानी प्रिवेल करेगी, तो ये किस केस में कहा गया था। तो ये आर वर्सेस केन के केस में बोला। वहीं वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस आर 1905 का जो केस है इसमें पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है। तो ये प्रथा की सामान्य स्वीकृति से संबंधित है, यानी प्रथा से संबंधित केस माना जाता है। वहीं पूछ लेगा पॉकेट हवाना केस यानी स्पेन वर्सेस अमेरिका का जो केस है पॉकेट हवाना सन 1900 का, ये किससे संबंधित है। तो इसमें पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि हमारी विधि का हिस्सा है। तो ये पूछ लेगा कि ये किस केस में बोला गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि हमारी विधि का हिस्सा है। तो ये पॉकेट हवाना के केस में बोला गया था जिसमें जस्टिस ग्रे थे, जिसमें स्पेन और अमेरिका से संबंधित मैटर था। इसमें बोला था हवाना और लोला दो नाव थीं जिस पर स्पेन का झंडा लगा था, अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। निर्णय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों को नाकाबंदी का ज्ञान ना होने पर नहीं पकड़ा जा सकता। तो इसमें ये डिसीजन दिया गया कि छोटे जो नाव वाले हैं मछली पकड़ने वाले उनके जो
नाकाबंदी का ज्ञान ना होने की वजह से उनके लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं लोटस केस है 1927 का, जो फ्रांस वर्सेस तुर्की का है, यानी लोटस केस। तो ये भी बहुत पूछता है कि कौन सी सन में आया था, तो 1927 में आया था, यानी 1927 में। ये बात करता है कोई भी राज्य अपनी अधिकारिता का प्रयोग दूसरे राज्य पर नहीं कर सकता। तो पूछ लेता कि ये किस बाद में बोला था, तो ये लोटस बाद में बोला था। वहीं बार्सिलोना ट्रैक्शनवाद जो विधि के सामान्य सिद्धांत का मीनिंग बताता है, यानी बार्सिलोना ट्रैक्शनवाद विधि के सामान्य सिद्धांत का मीनिंग अर्थ बताता है क्या है। वहीं हम कुछ नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं कुछ PYQ की, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद वार्षिक और विशेष रिपोर्ट किसको देगी, यानी सुरक्षा परिषद जो वार्षिक रिपोर्ट है वो महासभा को देगी। वही नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य भेजेगा, यानी सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य कितने सदस्य भेजेगा, तो एक सदस्य भेजेगा। मैंने बताया था यानी सुरक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि होगा, महासभा के मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है मानव अधिकार समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 18 थी। वहीं नेक्स्ट बात करता है खुले समुद्र में टक्कर के मामले में जलयान के ध्वज वाले राज्य का अन्य दांडिक क्षेत्र अधिकार नहीं है, किस बात में बोला था, यानी जहां झंडे की बात करें, ध्वज की बात करें, समझ लो SS लोटस केस है वो 1927 का। वहीं नेक्स्ट है सामुद्रिक विधि अभिसमय 1982 क्षेत्रीय समुद्र की अधिकतम सीमा कितनी है, तो 12 सामुद्रिक मील है इसकी अधिकतम सीमा। तो पूछ लेता है कि इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, तो 12 सामुद्रिक मील याद रखना। हेयर डेला टोरेवाद नेक्स्ट है, हेयर डेला टोरेवाद किससे संबंधित है, तो विदेशी दूतावास में शरण से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट बात करता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं, तो वो कितने सदस्य होते हैं उसमें, तो उसमें 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी, जो मैंने बताया था। वहीं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने बताया था 18 अप्रैल 1946 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पूछ लेता कि अंतर्राष्ट्रीय विधि हमारी विधि का भाग है, तो ये किस केस में बोला था, तो मैंने बताया था जहाँ एक पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय विधि हमारी विधि का भाग है, तो वो पॉकेट हवाना केस से संबंधित है, जो 1900 में आया था, सन 1900 में। वहीं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वहीं बात करता है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर प्रेस संविदा अंगीकृत की गई थी, तो 1966 में अंगीकृत की गई थी। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की परिषद, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाचन यानी माध्यस्थम का स्थायी न्यायालय स्थापित हुआ था 1900 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी 2002 में। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे राज्य एवं सरकारों की मान्यता से संबंधित वाद नहीं है, तो वो लोटस केस में बोला था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट और क्या है, जैसे नेक्स्ट है राज्यों और सरकारों की मान्यता से संबंधित है, यानी कौन सा केस है राज्यों एवं सरकारों की मान्यता से संबंधित, तो वो चंग ची च्यूंग वर्सेस द किंग का केस है जो मान्यता से संबंधित है। वहीं घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, पूछ लेता है कि घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, तो लॉटर पैट नहीं है। वहीं पूछ लेगा एक सूक्ति टाइप की ओमोनियो जूरिस रूढ़ी का एक आवश्यक तत्व है, तो ये किस केस में बोला था, ये भी लोटस केस में बोला था। तो नेक्स्ट यहाँ एक चीज़ और, पैक्टा संट सर्वंडा के जो राइटर समर्थन करता है वो कौन माने जाते हैं, यानी पैक्टा संट सर्वंडा किससे संबंधित है, तो याद रखना बहुत बार पूछा गया एंजीलोटी द्वारा, यानी पैक्टा संट सर्वंडा का सिद्धांत एंजीलोटी द्वारा दिया गया था। वहीं नेक्स्ट है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा को जो है कब अंगीकृत किया गया था, वो 23 मार्च 1976 में किया गया था। तो नेक्स्ट है रियो घोषणा में कितने सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी, यानी रियो जो घोषणा हुई थी उसमें कितने सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी, तो इसका आंसर है 26 सदस्यों को, 26 सिद्धांतों की। वहीं नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन कौन करता है, तो महासभा द्वारा किया जाता है। वहीं मैंने बताया था, देखो पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, घरेलू क्षेत्राधिकार
किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल वैसे तो सबको पता है कि आर्टिकल 2 में दिया गया है, लेकिन किस खंड में है 2 के, तो यहाँ घरेलू क्षेत्राधिकारों से संबंधित जो है आर्टिकल 2 क्लॉज 7 है। तो उसकी क्लॉज जो है 7 की सातों अच्छे से देख करके जाना, एक पूछेगा ही पूछेगा। वहीं नेक्स्ट है सिस्टमसन सिद्धांत गैर मान्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है फोरम प्रोरोगेटम सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फोरम प्रोरोगेटम का सिद्धांत जो किस केस में दिया गया था, तो वो दिया गया था कर्फ्यू चैनल बाद 1949 में। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि यूएन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को किसी राज्य के विरुद्ध बल का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है। तो वो आर्टिकल 42 है। वहीं नेक्स्ट है पूछ लेता है कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछता है और यही विकल्प पूछता है कि सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो सिंगापुर सार्क का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है लिटिल असेंबली सृजित की गई किसे बोलते हैं। लिटिल असेंबली मैंने बताया था कि लिटिल असेंबली जो है महासभा द्वारा की गई थी। वहीं नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्र का विस्तार। हाँ, अभी मैंने बात की थी संलग्न क्षेत्र के विस्तार की बात करें तब तो है 24 समुद्री मील से अधिक नहीं हो सकेगा। और एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्राधिकार का विस्तार, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्राधिकार की जो बात करता है वो 200 मील से अधिक नहीं होगा, यानी अनन्य क्षेत्राधिकार का विस्तार 200 मील से अधिक नहीं होगा। संलग्न क्षेत्राधिकार का विस्तार 24 मील से अधिक नहीं होगा, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है मैंने बताई था पैक्टासन किससे संबंधित है, तो ये एंजिलोटी से संबंधित है। और जो है अबू सलेम का प्रत्यार्पण किया था आतंक के वित्त पोषण के दमन का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 2000 के तहत जो अबू सलेम का प्रत्यार्पण किया गया था। वहीं नेक्स्ट है यूएन के बजट का अनुमोदन कौन से अनुच्छेद में करता है और कौन करता है। तो यूएन के बजट का अनुमोदन महासभा द्वारा होता है और जो अनुच्छेद 17 क्लॉज 1 में होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में यूएन के निष्कासन का प्रावधान है। तो यूएन के निष्कासन का प्रावधान मैंने बताया था आर्टिकल 6 में दिया गया, यानी निष्कासन 6 में, निलंबन 5 में दिया गया है। तो नेक्स्ट है शरणार्थी से संबंधित संगठन कौन सा है। तो UNHDR है, यानी शरणार्थी से संबंधित जो है UNHDR है। वहीं नेक्स्ट रियो घोषणा पत्र कब दिया गया था। तो रियो घोषणा पत्र जारी किया गया था जून 1992 में। वहीं राज्यों के विरुद्ध बल के प्रयोग की बात करता है तो कौन सा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद किस राज्य के विरुद्ध बल के प्रयोग की बात करता है। तो ये प्रोविजन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 42 में, यानी यूएन चार्टर का अनुच्छेद 42 जो बात करता है वो राज्यों के विरुद्ध बल प्रयोग की बात करता है जो सुरक्षा परिषद द्वारा किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 सदस्य हैं। वहीं नेक्स्ट है पूछ लेता है भारत संयुक्त राष्ट्र का कब सदस्य देश बना। तो मैंने बताया था 30 अक्टूबर 1945 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र जो है 10 जनवरी 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा क्या है। तो पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा जो है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। नेक्स्ट पूछ लेता है सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं। तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो हैग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष के लिए होती है। और नेक्स्ट है सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय मैंने बताया था बर्न में है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, तो ये किसका कोटेशन है। तो ये हॉलैंड का है। वही कुछ और इम्पोर्टेंट कौन सा है। महासभा में प्रत्येक सदस्य के कितने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि कुलभूषण जाधव के केस में वकील कौन था। तो हरीश सॉल्वे थे। निर्भया कांड में वकील पक्ष में कौन था। सीमा कुशवाहा थी। और निर्भया कांड के विपक्ष में जो वकील थे वो AP सिंह थे। तो कभी कभी पूछ लेता है। वहीं फॉल्कन हैवी है, एक रॉकेट है। और वही इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही और देखता हूँ कुछ।
विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। तो याद रखना, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 20 जून को मनाया जाता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो द यूरोपियन यूनियन में पहले 28 सदस्य देश थे, लेकिन 21 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, इसलिए वर्तमान में जो है इसके 27 सदस्य देश हैं। तो अब याद रखना, इसमें 27 सदस्य देश लगाने हैं। ठीक है, आई होप काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा हो या एलएलएम का किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, तो आई होप आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं और आपके एग्ज़ाम जो है ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।